अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पहले बात बगावत या कानून की खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक मुकदमात तक महदूद थी, मगर अब बाकायदा गिरफ्तारियां हो रही हैं। अपोजिशन के मुल्तान जलसे से पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा मूसा गिलानी को गिरफ्तार किया गया और मजीद गिरफ्तारियों की खबरें सामने आ रही हैं। जैसे जैसे अपोजिशन की तहरीक आगे बढ़ती जा रही है, हुकूमत और अपोजिशन तसादुम की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। हुकूमत ने वाजे कर दिया है कि जलसा नहीं होने देंगे और बाकायदा जलसा गाह पर ताले लग चुके हैं, कंटेनर्स भी लगा दिए गए हैं, जीरो टॉलरेंस की बातें हो रही हैं। दावे किए जा रहे हैं कि जो जलसा गाह में जाने की कोशिश करेगा वो जेल जाएगा। इस वक्त मुल्तान में जलसा गाह की क्या सूरत हाल है, इंतजामिया क्या कर रही है, बात करेंगे ग्राउंड पर मौजूद जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मेमुना सईद से। मेमुना, इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस हवाले से अगर इंतज़ामिया की सूरत हाल देखी जाए तो इंतज़ामिया मुसलसल ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इस जलसे को मुलतवी करवा दिया जाए और इस जलसे को रोक दिया जाए। कला कोना कासिम बाग के चारों अतराफ पूरे ग्राउंड को, जो वो स्टेडियम है, उसको 30 कंटेनर लगाकर ब्लॉक कर दिया गया है, जबकि इस स्टेडियम के 6 जो दाखिली दरवाजे हैं, जिनमें एक वीआईपी गेट है, एक ख़वातीन के लिए गेट है और 4 जो है वो जनरल गेट्स हैं, उन सब को उन्होंने अंदर से लॉक कर दिया है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इंतज़ामिया ने केटरिंग वालों को भी मना कर दिया है कि खाना ना बना के दिया जाए ना, और उन्हें कुर्सियां देने से भी मना कर दिया है। और इसके साथ ही साथ इंतज़ामिया मुकम्मल ये कोशिश कर रही है कि पीडीएम के इस जलसे को मुलतवी करवा दिया जाए। लेकिन जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं, उनका ये कहना है कि ये जलसा लाजमी होगा, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनको कोरोना वायरस में वो मुबतला हैं, तो उनकी जगह आसफा भुट्टो यहाँ पर खिताब करेंगी, मरियम नवाज भी होंगी, मौलाना फजल रहमान भी होंगे, राना सनाउल्लाह भी होंगे। बहुत शुक्रिया। इस वक्त सूरत हाल आपने देखी, हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि वो जलसा नहीं होने देंगे, मगर अपोजिशन कह रही है कि मुल्तान का जलसा किसी भी सूरत मुलतवी नहीं करेंगे। अगर ग्राउंड में नहीं करने दिया गया तो फिर पूरे शहर में करेंगे। इस सूरत हाल में अगर मामला तसादुम की तरफ बढ़ता है, गिरफ्तारियां होती हैं, तो लाहौर का जलसा कैसे होगा, जिससे नून लीग ने खास तौर पर उम्मीदें जोड़ी हुई हैं। मरियम नवाज गिरफ्तारी हो गई तो फिर क्या होगा, इस हवाले से बात करेंगे नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर से। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया। जुबैर साहब, पेशावर में तो हुकूमत ने कहा था मगर जलसा करने दिया, अब ताले लगा दिए हैं, गिरफ्तारियों की बातें हो रही हैं। अगर गिरफ्तारियां हो गई तो क्या हिकमत अमली है आपके पास? पता नहीं कितनी गिरफ्तारियां करनी पड़ेंगी, 1-1.5 लाख तो करनी पड़ेंगी मुल्तान में। और लाहौर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वहाँ तो मेरा ख्याल है काफ़ी लाख लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा। एक तो मैं आपको बता दूँ शाहजेब, हम बिल्कुल जो लीडरशिप है और वर्कर्स हैं PMLN के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं बिल्कुल आपको वाजे कर दूं कि हम गिरफ्तारियों के लिए तैयार हैं और हमें बिल्कुल डर खौफ नहीं है कि गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हमने ये भी तय किया हुआ है, लाएअमल भी तय किया हुआ है कि किसको अरेस्ट करेंगे तो हमारा क्या जवाब होगा और किस तरह से हम एहतजाज करेंगे, चाहे वो मरियम नवाज के हवाले से हो या राना सनाउल्लाह के हवाले से हो या वर्कर्स के हवाले से हो। मगर अगर PDM की लीडरशिप गिरफ्तार हो जाती है, अब खास तौर पर नून लीग में तो देखा गया है कि कारकुन बाहर नहीं निकलता है लीडरशिप के बगैर। नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो गए, वो खुद सड़क पर निकले तो कारकुन भी निकल गए। नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए तो फिर लोग नहीं निकल रहे थे, अस्पताल गए तो कोई नजर नहीं आ रहा था। मरियम नवाज साहिबा सड़क पर निकली, कारकुन निकल आए, वो गिरफ्तार हो गई तो कोई नजर नहीं आ रहा था। तो आपकी पार्टी का कारकुन सड़कों पर आता नहीं है अगर लीडरशिप ना हो। मेरा ख्याल है वो जो टाइम्स डिफरेंट थे। इस वक्त सितंबर 20 को PDM का जब पहले ऑल पार्टीज मीटिंग हुई थी और उसमें जो एहतजाज का सिलसिला शुरू किया गया था, वो उससे एक ऐसा एनवायरनमेंट बन चुका है, चार्ज अप हो चुके हैं। और 2-2.5 साल गुजरने के बाद शाहजेब, इस हुकूमत की नाकामी के बाद, इतने बुरे तरीके से नाकामी के बाद एक माहौल डिफरेंट है। सो वो जो आप बिल्कुल आपने सही कहा कि उस वक़्त नहीं लोग निकले थे या निकालने की कोशिश भी नहीं की गई थी। मेरा ख्याल है वो भी एक कह सकते हैं, या हमारा प्लान इतना अच्छा नहीं था जितना अब हमारे पास है। प्लान A भी है, प्लान B भी है और प्लान C भी है। मगर लाहौर का जलसा आपका इम्तिहान है, और अगर कल वो गिरफ्तार हो जाती है मरियम नवाज साहिबा, तो कौन निकालेगा कारकुनों को? कौन है क्राउड पुलर? वही है आपकी पार्टी में, अब कौन निकालेगा? एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अभी हमने एक अनाउंस किया है कि एक जद्दोजहद का आगाज़ किया है कि इस हुकूमत के जाने तक वो जद्दोजहद जारी रहेगी।
जो आप एग्जांपल्स दे रहे हैं उस वक्त हमने कोई ऐसे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव नहीं था। लास्ट ईयर जब मरीम नवाज़ को अरेस्ट किया था, जब मुख्तलिफ पंजाब के शहरों में वो गई थी, तो वो एक एज अ प्रोटेस्ट वो कर रही थी। उस वक्त कोई ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि इस हुकूमत को गिराना है, लेकिन इस वक्त तो बड़ा क्लियर कट है और PDM के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें 11 जमातें शामिल हैं। सो सिर्फ PMLN अकेली नहीं है, बाकी तमाम जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, JUIF है और दूसरी पॉपुलर जमातें हैं जिनके पास स्ट्रीट पावर भी है और इस हुकूमत के पास वो कैपेसिटी भी नहीं है। जाहिर सी बात है, आज से 1 साल पहले की हुकूमत में जो कैपेसिटी थी आज वो बिल्कुल भी नहीं है। आप मगर आपके दूसरी पार्टियों के क्राउड पर रिलाई कर रहे हैं, आपकी अपनी स्ट्रेटजी का मैं पूछ रहा हूं। मरीम नवाज साहब अगर सीन से गायब होती हैं, नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस नहीं आ रहे हैं, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हैं, तो कौन क्राउड पुल कर सकता है आपकी पार्टी में जो कि सड़कों पर ला सकता है आपके कारकुनों को? एक चीज़ तो आपने भी मान ली और जाहिर है सबसे नंबर 1 पॉलिटिकल शो के टॉक शो होस्ट ने एक चीज़ एक्सेप्ट कर ली है और इसका मतलब वो फैक्ट भी है कि मरीम नवाज जो हैं वो रियल थ्रेट हैं इस हुकूमत के लिए। वैसे मैंने हुकूमत के लिए थ्रेट का नहीं कहा, आपकी पार्टी के अंदर कहा है कि वही क्राउड पुलर हैं। नहीं, आपने 4 सवाल जो किए हैं वो मरीम नवाज ही के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब मरीम नवाज इज द मेन पर्सन और उनके अरेस्ट होने के वजह से। वैसे मगर आप मरीम नवाज के तर्जुमान हैं, आपसे मैं उन्हीं का पूछूंगा, मौलाना फजलुर रहमान का नहीं पूछूंगा। नहीं, मेरा ख्याल है आप इसलिए नहीं पूछे थे, आप इसलिए पूछे थे यू वर गिविंग हर द क्रेडिट फॉर बीइंग द फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन लीडर पाकिस्तान में। लेकिन मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम नहीं चाहते कि मरीम नवाज अरेस्ट हो, हम चाहते हैं कि वो क्राउड को लीड करे, हम चाहते हैं कि वो ये जलसे जुलूस को लीड करे, रैलीज को लीड करें। लेकिन इस हुकूमत के ब्लंडर्स का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं, सिर्फ फ़र्क ये है एज समवन इनसाइडर के तौर पर मैं ये शेयर कर सकता हूँ कि पिछले साल या उससे पहले कि जो आप बात कर रहे थे कि जी हमने कुछ भी नहीं किया था, रिएक्शन नहीं शो किया था, हमारे पास प्लान था भी नहीं। इस दफ़ा बिल्कुल एक डिफरेंट माहौल है। इस दफ़ा हमने प्रिपेयर किया है और हमने वो प्लान डिस्कस किया है कि किस तरह से कौन लीड करेगा, बिकॉज हमें तो नहीं पता हुकूमत किस किस पर हाथ डालेगी, किस किस पर अरेस्ट करेगी। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जुबैर साहब इस हवाले से राय दे रहे थे, कह रहे हैं कि एक हिकमत अमली है, क्या हिकमत अमली है ये नहीं बता रहे हैं, मगर सिर्फ इस वजह से मरीम नवाज की गिरफ्तारी की बातें नहीं हो रही हैं। एक और केस में गिरफ्तारी से मुतालिक क़यासराइयाँ हो रही हैं क्योंकि नैब चौधरी शुगर मिल केस में फिर से मुतहरिक हो गया है। खतूत लिखे जा रहे हैं, नए सबूतों और मालूमात की तलाश जारी है और इस केस में मरकजी मुलजिम कोई और नहीं बल्कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज हैं। लाहौर हाईकोर्ट गुज़िश्ता साल नवंबर में मरीम नवाज को इस केस में जमानत पर रिहा कर चुकी है, जिसे नैब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, मगर नैब की तहकीकात जारी हैं। 24 नवंबर को नैब की तरफ से सईद सैफ बिन जबर अल सवेदी को एक ख़त लिखा गया है। अल सवेदी वो गैर मुल्की हैं जिनसे मुताल्लिक शरीफ ख़ानदान ने दावा किया कि रमज़ान शुगर मिल्स केस के 94 लाख शेयर्स खरीदने के लिए उन्होंने $6 मिलियन भेजे, जबकि नैब को लगता है कि ये पैसे शरीफ ख़ानदान के अपने हैं और दीगर गैर मुल्कियों का सहारा लेकर शरीफ ख़ानदान करप्ट प्रैक्टिसेस और मनी लॉन्ड्रिंग का मुर्तकिब हुआ है। अब नैब इस हवाले से मज़ीद तहकीकात कर रहा है। नैब की तरफ से सईद सैफ बिन जबर अल सवेदी को लिखे गए ख़त के मुताबिक आपको चौधरी शुगर मिल केस से मुतालिक मालूमात इकट्ठा करने के लिए यह खत लिखा जा रहा है और इस केस में चौधरी शुगर मिल्स की मैनेजमेंट और उसके मालिकान के खिलाफ, जिसमें नवाज शरीफ और मरीम नवाज शामिल हैं, तहकीकात जारी हैं। नैब ने अपने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अब तक होने वाली तहकीकात में यह जाहिर हुआ है कि आप 1999 से लेकर 2008 तक चौधरी शुगर मिल में अक्सरियती शेयर होल्डर रहे हैं। इस पस मंज़र में आपसे कुछ सवालात के जवाब दरकार हैं। खत के मुताबिक बताया जाए कि आपके शरीफ खानदान बिलखुसूस नवाज शरीफ मरीम नवाज के साथ माली ताल्लुकात की क्या नौयत रही है। क्या आपने चौधरी शुगर मिल्स के 94 लाख शेयर्स की खरीदारी के लिए कोई सरमायाकारी की है? क्या नवाज शरीफ या उनके खानदान के किसी फर्द ने आपके साथ मिलकर मुत्तहिदा अरब अमारात में सरमायाकारी की है? इस हवाले से ज़रूरी दस्तावेज़ात के साथ तफसीलात दी जाएँ। नैब ने अपने खत में मजीद पूछा कि हमारे पास मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक 1999 में चौधरी शुगर मिल के 94 लाख शेयर्स को आपके नाम जारी किया गया, जिनकी मालियत 31 करोड़ थी, जबकि 2008 में ये शेयर्स आपके नाम से मरीम नवाज के नाम मुंतकिल हो गए और इस हवाले से किसी किस्म की रकम की अदायगी भी नहीं हुई। क्या आपको इस हवाले से किसी ट्रांजैक्शन का इल्म है? अगर हाँ तो तफसीलात दी जाएं। नैब ने अपने खत में मजीद पूछा कि कंपनी की मैनेजमेंट के मुताबिक आपने 94 लाख शेयर्स की खरीदारी के लिए $6 लाख
चौधरी शुगर मिल्स के अकाउंट में भेजे। बताया जाए कि क्या आपने वाकई ये रकम भेजी थी, और ये भी बताया जाए कि ये $6 मिलियन की रकम आपकी अपनी थी और ये शेयर्स की खरीदारी के लिए भेजी थी, या ये नवाज शरीफ और उनके खानदान की अपनी रकम थी जिसे आपने वापस किया था। अब ये खत लिखा गया है और नैब मजीद मालूमात का इंतजार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में वो पहले ही मरियम नवाज की जमानत को चैलेंज कर चुका है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने अपने जमानती फैसले में क्या कहा था और किन बुनियादों पर मरियम नवाज को जमानत दी थी, इसका भी जायजा लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने यह केस ही नहीं बनाया कि मुत्तहिदा अरब अमारात में रियल एस्टेट में की गई सरमायाकारी के पैसे किसी जुर्म से हासिल किए गए थे। ना ही प्रोसिक्यूशन ने यह केस बनाया कि मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाला पैसा ब्लैक मनी है या वो पैसा किसी आलमी तौर पर तस्लीम शुदा जुर्म से हासिल किया गया है। अब तक नैब इन गैर मुल्कियों से मरियम नवाज शरीफ का ताल्लुक नहीं जोड़ सका है और नैब को इस हवाले से मजीद काम करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या नए शवाहिद के बाद नैब दोबारा मरियम नवाज की गिरफ्तारी कर सकता है? क्या जो मजीद शवाहिद हैं वो मरियम नवाज को मुश्किल में डाल सकते हैं? नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान शफीक साहब। इमरान शफीक साहब, बहुत शुक्रिया। सब ये बताइएगा कि चौधरी शुगर मिल के हवाले से केस बना, मरियम नवाज को लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत दी, अपील सुप्रीम कोर्ट में है। अगर नई एविडेंस आती है इसी केस के हवाले से तो क्या मुमकिन है कि उनकी जमानत मंसूख हो सके, मरियम नवाज दोबारा गिरफ्तार हो सके? खानदादा साहब, जब एक दफ़ा बेल हो जाए अगर किसी मुल्जिम की किसी केस में, तो उसके लिए बहरहाल वाहिद रास्ता उसको बेल कैंसलेशन का है। और आपने बताया जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में उसकी कैंसलेशन के लिए दरख्वास्त पेंडिंग है नैब की तरफ से। अच्छा, कैंसलेशन की भी पाकिस्तान का कानून बड़ा वाज़ेह है। कैंसलेशन के बारे में नैब का कानून ये कहता है कि पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि अगर किसी मुल्जिम को ज़मानत दे दी जाए तो ज़मानत जो कैंसिल तब होगी या तो हाई कोर्ट का ऑर्डर जिसने ज़मानत दी वो बहुत ही कोई इल्लीगल है और परवर्स है, या फिर दूसरी ये है कि मुल्जिम के भाग जाने का, एब्सकॉन्ड होने का खदशा है, या फिर ट्रायल में ऑब्स्ट्रक्शन का खतरा है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसको मिस यूज ऑफ बेल में आ रहा है और आप विटनेसेस को या ट्रायल की जो शहादत है नैब के केसों की उसको टेम्पर होने का खतरा है। अच्छा, ये इस तरह की सारी सिचुएशन इस केस में आप एब्सकॉन्ड होने का तो खतरा ही नहीं है, मुल्जिम का ECL में नाम है, टेम्पर होने का खतरा नहीं है शहादत के, क्योंकि वो शहादत ऑलरेडी नैब के कब्जे में है। तो इसलिए, और ऑर्डर जो है वो परवर्स और शॉकिंग इसलिए नहीं है कि हाई कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अंदाज में, तफसीली अंदाज में चीज़ों को वो डिटरमिन किया है और लिखा है और बताया है कि मरियम नवाज का रोल जो उस केस में सामने आया है वो तो सिंपल एडर और अबेटर का है। वैसे अगर अल-सवेदी वो जवाब दें जो मरियम नवाज के तरफ से दिए गए जवाब के बिल्कुल बरखिलाफ हो, तो फिर ये नई एविडेंस क्या जमानत की मनसूखी का बाइस बन सकती है? देखें, उस जवाब की भी कोई हैसियत नहीं होगी अगर वो देगा। जवाब देने के लिए उसको पहले जवाब देने के साथ साथ उसका 161 का बयान रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उसको इस बात के लिए रजामंद होना पड़ेगा कि वो अदालत में आकर मरियम नवाज के खिलाफ जो है वो शहादत देगा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हाई कोर्ट ऑलरेडी इस केस में लिख चुकी है कि उसका स्टेटस या तो उनका बयान रिकॉर्ड किया जाता या उनको फॉरेन नेशनल्स को बतौर मुल्जिम इस केस में शामिल किया जाता। तो उनके, क्योंकि अगर वो इस बात को मान लेता है तो बहरहाल वो अपने आप को एक बड़े रिस्क से एक्सपोज करेगा और अपने आप को मुल्जिम भी उसका हो सकता है, क्योंकि केस है वो जो नैब बनाना चाह रहा है वो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग है। अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है तो फिर इस मनी लॉन्ड्रिंग में उसने अगर कोई ताउन किया है, जो कि यकीनन अगर वो इसका जवाब हाँ में देता है तो फिर वो उसको मान रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो फिर इसका मुजरिम है। अगर वो वादा माफ गवाह बन जाए फिर बिल्कुल वादा माफ गवाह बन सकता है, लेकिन वादा माफ गवाह के लिए उसे दो काम करने पड़ेंगे। पहले पाकिस्तान में एक मजिस्ट्रेट के सामने दफा 164 का बयान देना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट उसका बयान रिकॉर्ड करेगा, और दूसरा काम उसे यह करना पड़ेगा फिर उस बयान की तायद के लिए दोबारा अदालत में आकर, जब इस मुकदमे का ट्रायल जहां चल रहा है, जहां चालान इसका सबमिट होगा, उसमें आकर उसके अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा और मरियम नवाज के या बाकी जो मुल्ज़मान हैं उन सब के गवाह, उनके वकला जो है वो उस पर जिरा करेंगे और जिरा के जरिए उसकी शहादत को वो किया देखा जाएगा कि वो दुरुस्त है या गलत है। तो इसलिए ये एक महज इसको मान भी लिया जाए, अगर वो मान भी लेता है ये सारी बातों को, तो बहरहाल इस खत की जवाब की कोई हैसियत नहीं होगी जब तक कि वो बतौर गवाह पाकिस्तानी अदालतों के सामने जो है वो अपने आप को पेश नहीं करता, या फिर नैब उसको मुल्जिम बनाकर UAE से MLA के मुताबिक उसके जरिए एविडेंस कलेक्ट नहीं करता, या उसको मुल्जिम बनाकर उसको उसके खिलाफ ट्रायल का या मुकदमे का जो भी प्रोसेस है वो उसको मुकम्मल नहीं करता।
बहुत शुक्रिया। मैं शफी की राय आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे और हम खबरें बात करेंगे ब्रेक के बाद। हम अवाम और वज़ीर आज़म के सामने हक़ाइक़ रखते हैं और वज़रा और मौमिनीन ख़ुसूसी हम पर ही इल्ज़ाम लगा देते हैं और बाद में प्रोग्राम में सामने लाए गए हक़ाइक़ दुरुस्त साबित हो जाते हैं। हम बार बार इस प्रोग्राम में ये मसला उठाते रहे हैं कि वज़ीर आज़म को वज़रा और मौमिनीन ख़ुसूसी गलत मालूमात दे रहे हैं, अपने फैसलों से मुल्क और अवाम का माली और वज़ीर आज़म का सियासी नुकसान कर रहे हैं। चीनी, गंदम, LNG में 550 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हम इस शो के ज़रिए अवाम के सामने रख चुके हैं। हम बार बार ये मसला उठाते रहे हैं कि चीनी और गंदम वक्त पर दरामद नहीं की जा रही, बहरान पैदा होगा, नुकसान होगा और फिर हुआ। मगर वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कह दिया कि कोरोना की वजह से दरामद नहीं कर सकते थे, दरामद मुश्किल थी। शहबाज गिल साहब की फील्ड नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है। उन्हें जिसने भी ये मालूमात दी, हमने बार बार दिखाया कि मिस्र और उर्दन ने कोरोना में रिकॉर्ड दरामद की और अपने मुल्क को और आवाम को बहरान से बचाया। मगर हम पर हमले शुरू कर दिए गए। मगर फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मान लिया कि बहरान की एक वजह गंदम देर से दरामद करना था। गंदम का मसला उधर से शुरू हुआ कि 2 साल गलत टाइम पे बारिश हो गई, कटाई के वक्त बारिश हुई, उससे हमारी गंदम कम हो गई। जब गंदम कम हुई तो उसकी कीमत ऊपर चली गई और हमें असेसमेंट्स दी गई वो गलत दी गई फूड सिक्योरिटी की तरफ से, और फिर जो हमने इंपोर्ट की वो थोड़ी लेट हो गई जिसकी वजह से कीमत ऊपर चली गई। मगर वज़ीर आज़म को अब भी वज़रा नामुकम्मल और गलत मालूमात दे रहे हैं ताकि 225 अरब रुपए के गंदम में नुकसान, 185 अरब रुपए से ज़ायद का चीनी में नुकसान का और इस साल सिर्फ गंदम, चीनी और कपास की मद में 4 अरब डॉलर्स की मुतवक्के दरामदाद में ज़ाया होने का वज़ीर आज़म उनसे सवाल ना करें और उनका एहतसाब ना करें। और एहतसाब नहीं होगा तो खदशा है कि जो बहरान गुज़िश्ता 2 बरस में आया वो कहीं तीसरे बरस भी ना आ जाए। कभी कहा जाता है कि बारिशों की वजह से फसलें खराब हुई और बहरान आया, कभी गलत अदाद-ओ-शुमार करके कहा जाता है कि अभी दरामद की ज़रूरत नहीं है। गुज़िश्ता साल वक्त पर गंदम की बरामदात ना रोकने की वजह से बहरान आया और इस साल वक्त पर गंदम दरामद ना करने की वजह से बहरान आया। पहले गुज़िश्ता साल के बहरान का जायज़ा लेते हैं और फिर इस साल के हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। गुज़िश्ता साल खुद हुकूमती दावे के मुताबिक गंदम की पैदावार बारिश से मुतासिर हुई, मगर फिर भी पैदावार और स्टॉक इतना था कि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा गंदम थी। खुद वज़ीर आज़म की तरफ से बनाई गई गंदम कमेटी की रिपोर्ट से हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल मुल्क में 24.4 मिलियन टन गंदम की पैदावार हुई थी, जबकि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक यानी पिछले साल का स्टॉक 3.7 मिलियन टन था, यानी 28.2 मिलियन टन गंदम मुल्क में मौजूद थी, जबकि ज़रूरत 26.9 मिलियन टन की थी, यानी लाखों टन इजाफी गंदम मौजूद थी। अब सवाल ये उठता है कि गंदम ज़रूरत से ज़्यादा थी, फिर बहरान क्यों पैदा हुआ? तो इसकी वजह भी गंदम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताई। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में गंदम की पैदावार और ज़खायर 5 साल की कम तरीन सतह पर थे। इस सूरत हाल को देखते हुए जारहाना प्रोक्योरमेंट की जाती और हदफ को हासिल किया जाता, यानी हुकूमत खुद ज़्यादा गंदम खरीदती, मगर प्रोक्योरमेंट हदफ से 35% कम हुई। यहाँ से बहरान का आगाज़ हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत खुराक की जिम्मेदारी है कि वो सूबों से गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से मुशावरत करे और प्रोक्योरमेंट का हदफ मुकर्रर करे और फिर निगरानी करे कि पास्को और सूबे हदफ हासिल कर पा रहे हैं या नहीं, और मुल्क भर में गंदम के ज़खायर पर नजर रखे। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सूरत हाल ये थी कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 12 लाख टन गंदम कम पैदा हुई, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी 5 साल की कम तरीन सतह पर था और प्रोक्योरमेंट भी हदफ से 35% कम हुई। इस सूरत हाल में वजारत खुराक की जिम्मेदारी थी कि वह खबरदार करती और वफाकी हुकूमत को कहती कि वह फौरी तौर पर इकदाम करे। आगे कमेटी ने लिखा कि माजी में गंदम उस वक्त बरामद की जाती रही है जब गंदम का स्टॉक सरप्लस हो, ताकि मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज आए और इजाफी जखीरा भी निकल जाए और नई पैदावार की जगह बन सके। इस हवाले से कमेटी ने 4 साल का डेटा भी दिया। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2018 में पास्को और सूबों की दरख्वास्त पर वजारत खुराक ने ICC को कहा कि इजाफी गंदम बरामद करने की इजाज़त दी जाए और इसकी वजह यह बताई गई कि स्टॉक बहुत ज़्यादा है, गंदम खराब होने का खदशा है और वजारत ने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा साल बम्पर फसल होगी, इसलिए बरामद की इजाज़त दे दी जाए। इसके बाद ICC ने नवंबर 2018 और जनवरी 2019 में 5 लाख टन गंदम बरामद करने की इजाज़त दे दी। कमेटी ने लिखा कि खराब फसलों की वजह से ज़रई साल के आखिर में सूरत हाल तब्दील हो गई। गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में गंदम की पैदावार में कमी, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक में कमी और फसलों के नुकसान की वजह से जाहिर है कि यह फैसला किया जाना चाहिए था कि गंदम की बरामद को रोक दिया जाए। मगर हैरानकुन तौर पर वजारत खुराक ने मई और जून 2019 में वफाकी हुकूमत को यह बताया कि गंदम मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद है, इसलिए गंदम की बरामदात को रोकने की ज़रूरत नहीं है। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक बाद में जुलाई 2019 में वजारत खुराक को एहसास हुआ तो उन्होंने गंदम की बरामद पर नजरसानी का कहा और गंदम की बरामद पर पाबंदी लगा दी गई। मगर
वजारत ने गंदम से तैयार होने वाली प्रोडक्ट्स यानी मैदा और सूजी की बरामद पर पाबंदी आयद नहीं की, बल्कि 7 अगस्त 2019 को वजारत ने वजाहत जारी की कि मैदा और सूजी की बरामद पर पाबंदी नहीं है। कमेटी के मुताबिक इस वजाहत की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा हुई और बाद में 2 नवंबर 2019 को वजारत खुराक ने गंदम की तमाम प्रोडक्ट्स की बरामद पर पाबंदी लगाई। हालांकि वजारत को जून से ही गंदम की सूरत हाल का पता था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मजीद बताया कि वजारत खुराक ने दावा किया कि साल 2019 और 20 में 1,63,000 टन गंदम बरामद की गई, जिसका नेशनल स्टॉक पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, मगर असर सूरत हाल मुख्तलिफ है क्योंकि वजारत ने प्राइवेट सेक्टर की तरफ से गंदम की बरामद के अदादो शुमार नहीं बताए। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अदादो शुमार से पता चलता है कि गंदम और आटे की अफगानिस्तान बरामद में इजाफा हुआ है और हर साल कानूनी बरामद के साथ साथ स्मगलिंग में भी इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता साल भी गंदम अफगानिस्तान मुख्तलिफ रूट से मुंतकिल होती रही। कमेटी के मुताबिक बरामदात का मुल्की मार्केट पर 2 तरह से असर हुआ। पहला ये कि इससे मुल्क में गंदम के ज़खायर पर दबाव बढ़ा और दूसरा ये कि इससे कन्फ्यूजन पैदा हुई और मार्केट में कयास आराइयाँ होने लगी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखा कि वजारत खुराक ने प्रोक्योरमेंट का हदफ हासिल न करने की वजह खराब फसलें बताईं, मगर यहाँ ये बताना अहम है कि 2017 और 2018 में पास्को ने अपना हदफ हासिल किया था, जबकि उस वक्त कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी 16 लाख टन से ज्यादा था। मगर 2019 में जब स्टॉक सिर्फ 13 लाख टन था तो पास्को को ज्यादा बड़ा हदफ रखना चाहिए था और इसे हासिल करने के लिए ज्यादा कोशिश करनी चाहिए थी ताकि गुज़िश्ता सालों जितनी गंदम जमा कर ली जाती, मगर पास्को अपना हदफ हासिल करने में बुरी तरह नाकाम हुआ और अपने हदफ से 40% कम गंदम प्रोक्योर की। और हैरानकुन तौर पर वजारत खुराक ने मई और जून में ईसीसी को बताया कि पास्को ने हदफ हासिल कर लिया है, हालांकि ऐसा नहीं है। 40% कम प्रोक्योरमेंट की गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखा कि वजारत खुराक मुल्क में गंदम की प्रोक्योरमेंट के अमल की निगरानी में नाकाम रही। वजारत मार्केट की सूरत हाल का अंदाजा नहीं लगा सकी। जहां प्राइवेट सेक्टर कम पैदावार की वजह से जारहाना खरीदारी कर रहा था, मिनिस्ट्री ने जून में वफाकी हुकूमत को बताया कि सिंध ने प्रोक्योरमेंट का अमल शुरू नहीं किया, हालांकि उन्हें पता था कि सिंध में प्रोक्योरमेंट का अमल मुकम्मल हो चुका था। वजारत खुराक ने सिर्फ पास्को के जरिए प्रोक्योरमेंट का हदफ हासिल करने में नाकाम हुई, बल्कि सूबों की तरफ से प्रोक्योरमेंट का हदफ हासिल न करने की जिम्मेदारी भी वजारत खुराक पर आयद होती है। मुसलसल गलत बयानियां की जाती रहीं और ऐसा नहीं है कि इस सूरत हाल से हुकूमत आगाह नहीं थी, वफाकी वुज़रा खुद सवाल उठाते रहे। ईसीसी ने हमें कहा लास्ट ईयर बिगिनिंग में कि जी ईसीसी को मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी ने कि जी वीट हमारे पास ज़्यादा है और वीट हमें एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो हमने शायद 4 लाख टन की परमिशन दे दी उनको एक्सपोर्ट करने की। उसके बाद जी बैन लग गया समर्स में कि जी वीट एक्सपोर्ट नहीं होगी क्योंकि वीट में गड़बड़ है। अक्टूबर में फिर एक्सपोर्ट कर दी। अच्छा, अब आपने अक्टूबर में जब दोबारा एक्सपोर्ट कर दी तो अब आप कह रहे हैं कि जी वीट कम हो गई है। मेरा सवाल ये था कि somebody has to be held accountable ना। ये जो वीट एक्सपोर्ट हुई है 100% ये स्टैटिस्टिक्स डिवीजन ने जो डाटा है जब हमें दिया कि ये वीट एक्सपोर्ट करते हैं, कैबिनेट के सामने लेके आए कि जी ये इतनी आपके पास फालतू पड़ी हुई है, अगर आप इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपने उस नंबर्स के ऊपर आपने एक्सपोर्ट का फैसला कर दिया। चीनी का भी यही किया कि अगर ये चीनी आप एक्सपोर्ट नहीं करते हैं किसानों को बड़ा नुकसान होगा। बदनीति की वजह से एक्सपोर्ट हुई है। 100% आप तो डाटा गलत आ गया ना। तो गुज़िश्ता साल का बहरान जो सिर्फ बारिशों की वजह से नहीं, हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से आया। इसी तरह रवा साल भी जिम्मेदारी बारिश पर डाली जा रही है, मगर ऐसा नहीं है। किसान तंजीमों का दावा है कि इस साल गंदम की पैदावार मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक हुई, मगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके माफियाओं ने उसे स्मगल कर दिया। क्या वाकई बारिशों की वजह से, मौसमी हालात की वजह से पाकिस्तान में पैदावार कम हुई है गंदम की? देखें जी, हमारी पैदावार ठीक आई है, कहीं भी पैदावार कम नहीं आई। असल जो वजह है कि जब भी हमारे मुल्क में इंटरनेशनल प्राइस से पाकिस्तान में कम होती है तो स्मगल हो जाती है। जून में रेट बढ़ने का कौन सा तुक बनता है? 15 जून तक हम गंदम दे रहे हैं और 18 जून को कराची में उसका रेट 1800 रुपए चला गया। देखिए, इसमें टोटल नाकिस पॉलिसी, स्मगलिंग को नहीं रोका गया। तारिक महमूद साहब, आप बताइएगा, क्या वाकई मौसमी हालात की वजह से ये हुआ? शाहजेब साहब, ऐसा कुछ नहीं है जो हुकूमत कह रही है। पाकिस्तान में इस साल गंदम की फसल बहुत अच्छी हुई और खासतौर पर पंजाब में तो गंदम की फसल बहुत ही अच्छी थी। हुकूमत ने जिस तरह से गंदम खरीदने की कोशिश की उससे कारोबारी माफिया को बड़ा अच्छी तरह से अंदाजा हो गया कि इस साल गंदम का बहरान पैदा होगा, इसकी कीमतें बढ़ेंगी और उन्होंने गंदम जो है वो स्टोर कर ली और स्मगल कर दी। मगर फिर गंदम कहाँ गई? खुद वजीर खुराक फखर इमाम ने असेंबली में कहा कि पता नहीं गंदम कहाँ चली गई। अजूबा है कि पहली दफा तारीख में ऐसे हुआ है कि सप्लाई आ चुकी है 25.5 मिलियन टन की। अब ये गंदम गई कहाँ है?
66 लाख टन तो खरीदी हुकूमत ने, अब वो कहाँ ये चलेगी? तकरीबन 60 लाख टन ऐसी गंदम है जो मार्केट में है, तो इसके हमें भी नहीं समझ आई। गंदम स्मगल कर दी गई या फिर जखीरा कर ली गई, दुरुस्त एदाद शुमार नहीं दिए गए। हालांकि वजीर आजम ने अप्रैल में कह दिया था कि गंदम दरामद कर ली जाए, फिर अक्टूबर में बरहमी का इजहार भी किया कि गंदम दरामद के फैसले में वक्त पर अमल क्यों नहीं किया गया। दरामद के फैसले में ताखीर से रवा साल मुल्क में बहरान आया, मगर अब कम पैदावार पर, फिर उसके बाद लोकल मार्केट में कमी, कीमतों में बेपनाह इजाफे और स्मगलिंग सबकी जिम्मेदारी मौसमी हालात और गलत अदाद शुमार पर डालकर वज़रा अपनी जान छुड़ा रहे हैं। अपने पड़ोसी मुल्क से मुबादला कर लेते हैं। अगर मौसमी हालात बदले, बारिशें हुई तो वो पूरे खित्ते को उतनी ही बुरी तरह मुतासिर करती कि अपनी कोताहियों को भी मौसमी हालात पर डालकर छुपाया जा रहा है। पाकिस्तान में गंदम की पैदावार में रिकॉर्ड कमी आई, जबकि भारत में 10 करोड़ 70 लाख टन गंदम पैदा हुई और ये मुसलसल चौथी रिकॉर्ड पैदावार है। पाकिस्तान में गंदम का प्रोक्योरमेंट का टारगेट पूरा नहीं किया जा सका। भारत में कोरोना के बावजूद मई में पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा गंदम प्रोक्योर हो गई थी। भारत में गंदम की यील्ड में भी 5 साल की औसत से 12% का इजाफा हुआ और पाकिस्तान में पंजाब का मुकाबला पड़ोसी मुल्क भारत के पंजाब से करें तो मौसमी हालात एक जैसे थे, फिर वहां प्रोक्योरमेंट का टारगेट फौरन पूरा हो गया। गुज़िश्ता बरस से ज्यादा हुकूमत ने गंदम प्रोक्योर की और पाकिस्तान में पंजाब हुकूमत अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाई। भारत में गंदम की कीमत में भी इस्तेहकाम रहा और फी किलो गंदम पाकिस्तानी रुपयों में 50 रुपए की रही, पाकिस्तान में 55 रुपए से ऊपर चली गई। भारत में काश्तकार को भी फी किलो हुकूमत ने 41 रुपए दिए और पाकिस्तान में किसान को फी किलो 35 रुपए मिले। भारत में काश्तकार को गन्ने के भी 225 रुपए फी मन मिले, हालांकि पाकिस्तान में 190 रुपए दिए गए और अवाम ने वहाँ चीनी भी 80 रुपए की खरीदी, जबकि पाकिस्तान में 110 रुपए फी किलो तक चीनी चली गई। और ये सब डेटा पाकिस्तानी रुपयों में हम आपको बता रहे हैं। इस साल फरवरी में वजीर आजम ने चीनी की दरामद का कह दिया था, मगर उस फैसले पर भी अमल दरामद नहीं किया गया और शुगर मिल मालिकान को पूरे साल का स्टॉक महंगे रेट पर बेचकर अरबों रुपए इजाफी कमाने का मौका दिया गया और फिर सीजन के इख्तिताम पर और नए सीजन की क्रशिंग शुरू होने के वक्त चीनी दरामद की गई। पाकिस्तान 30 लाख टन तक दरामद करके ज़र मुबादला ज़ाया कर रहा है, भारत गंदम बरामद करके ज़र मुबादला कमा रहा है। पाकिस्तान चीनी दरामद करके करोड़ डॉलर ज़ाया कर रहा है, भारत बरामद करके पैसे कमा रहा है। कोरोना के बाद पाकिस्तान में इस माली साल के 3 माह में खाने पीने की दरामद में 56% का इजाफा हुआ है, भारत की ज़रई बरामदाद में 43% का इजाफा हुआ है। इसलिए वज़ीर आज़म अपनी टीम से सवाल पूछें कि क्यों मौसमी हालात का असर पाकिस्तान पर ज़्यादा पड़ा और भारत पर उतना नहीं पड़ा। दूसरा सवाल, कोरोना में भारत की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई मगर ज़राअत बेहतर रही, कीमतें काबू में रहीं। पाकिस्तान में मईशत कम मुतासिर हुई मगर माफियाओं ने कीमतें बढ़ाकर क्यों फ़ायदा उठाया। हम इस मौजू पर बात करने के लिए वज़ीर खुराक फ़खर इमाम को मुसलसल बुला रहे हैं। आज भी बुलाया मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करें। मुल्क में गुज़िश्ता कई माह से बढ़ती महंगाई के हवाले से एक मस्बत खबर सामने आई है। रवा हफ्ते महंगाई में कमी देखी गई है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के एदाद शुमार के मुताबिक नवंबर के आखिरी हफ्ते में गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में महंगाई की शरह में 0.9% की कमी देखी गई है। डेटा के मुताबिक रवा हफ्ते चीनी की कीमत में 4.78% की कमी आई है, जबकि इससे पिछले हफ्ते चीनी की कीमत में 2.9% की कमी रिकॉर्ड की गई थी। चीनी की दरामदाद और क्रशिंग सीजन के आगाज का असर दिखाई दे रहा है। पीबीएस डेटा के मुताबिक इस हफ्ते मुल्क में चीनी की औसत कीमत 94 रुपए 30 पैसे फी किलो रिकॉर्ड की गई है, जबकि चीनी की सबसे ज्यादा कीमत 110 रुपए फी किलो रिकॉर्ड की गई है। इससे पिछले हफ्ते चीनी की औसत कीमत 99 रुपए 3 पैसे रिकॉर्ड की गई थी, जबकि ज्यादा से ज्यादा कीमत 115 रुपए तक रही। यानी सिर्फ नवंबर के महीने में चीनी की कीमत में बड़ी कमी सामने आई है। चीनी की कीमतों में तो नुमाया कमी आई है मगर आटे की कीमतों में ज़्यादा कमी नहीं हो सकी है। पीबीएस डेटा के मुताबिक नवंबर के आखिरी हफ्ते में आटे की कीमत में 0.2% की कमी देखी गई। उससे पिछले हफ्ते में आटे की कीमत में 0.31% की मामूली कमी आई थी। पीबीएस डेटा के मुताबिक नवंबर के आखिरी हफ्ते में मुल्क में आटे की औसत फी किलो कीमत 48 रुपए 96 पैसे रही, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 66 रुपए तक सामने आई। इससे पिछले हफ्ते आटे की औसत कीमत 49 रुपए 5 पैसे रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़्यादा कीमत 67 रुपए 50 पैसे फी किलो थी। यानी आटे की कीमतें अब भी बुलंद सतह पर हैं और कमी का रुझान आहिस्ता है। शुगर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर गन्ने की फी मन कीमत 215 रुपए भी हो तो भी एक्स मिल प्राइस 63 रुपए 13 पैसे बनती है। देखते हैं कि 63 रुपए 13 पैसे की सतह तक एक्स मिल प्राइस आती है या नहीं और रिटेल मार्केट में उसी हिसाब से आवाम को सस्ती चीनी मिलती है या नहीं। प्रोग्राम में शामिल करें। तीन दिन से मुसलसल कोरोना के 3000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मस्बत केसेस की शरह 7.3% है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 54 अमवात हुई है।
नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक कोरोना मस्बत आने की सबसे ज्यादा शरह पेशावर में 19.6% रिकॉर्ड की गई है, जबकि कराची दूसरे नंबर पर है। कराची में मस्बत केसेस की शरह 17.7% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में केसेस की शरह 4.5%, इस्लामाबाद में 5.8% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफे से तशवीश बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में मरीजों के लिए गुंजाइश से मुतालिक खदशात बढ़ते जा रहे हैं। न्यूज़ के रिपोर्टर वकार अली भट्टी की खबर के मुताबिक कराची के 9 बड़े अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए मखसूस आईसीयूज में कोई बेड खाली नहीं है। उन अस्पतालों के आईसीयू में वेंटिलेटर्स और नॉन वेंटिलेटर्स समेत 137 बेड्स हैं, मगर कोरोना से शदीद बीमार होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफे की वजह से उनमें कोई भी खाली नहीं है। लेकिन ऑफिशियल डेटा के मुताबिक कराची के कुल 31 अस्पतालों में 452 आईसीयू बेड्स हैं, जिनमें से 215 बेड्स खाली हैं, मगर ज़्यादातर आईसीयू बेड्स उन अस्पतालों में खाली हैं जिन्होंने अब तक मरीजों को लेना शुरू नहीं किया या जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं हैं। इसके अलावा एक और तशवीशनाक खबर जो पंजाब से मुतालिक है, डॉन अखबार में शाया होने वाली आसिफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिनमें कोरोना से सेहतियाब होने वाले दोबारा उसका शिकार हो रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर का हाल ही में दूसरी बार कोरोना टेस्ट में बताया है। इसके अलावा पंजाब के एक डीआईजी और 2 बैंक मुलाजमीन का भी कोरोना टेस्ट बताया है, मगर पंजाब हुकूमत कोरोना के री इन्फेक्शन के केसेस की तहकीकात करने और रिपोर्ट करने में हिचकिचाहट का शिकार है। कोरोना फैल रहा है, एहतियात कीजिए, कोरोना को फैलने से रोकिए। याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।